हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर का टॉपिक करेंगे जो कि है बजट। आप और हम सामान्यतः बजट जो एक टर्म है उससे सब लोग वाकिफ़ हैं। बेसिकली बजट क्या है कि आप अपनी आय का फ्यूचर एक प्लान बना लेते हैं कि उसको किस तरीके से खर्च किया जाएगा, किस तरीके से कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे कि आपकी फैमिली की जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति हो और आप उसमें से कुछ सेव भी कर सकें और आपके पास में एक पूरा जो है ब्यौरा जो है आपके आय और व्यय का आपके समक्ष हो, जिससे कि आप जो है अपनी जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनको पूरा कर सकें। ठीक है। हर परिवार की, हम लोग फैमिली बजट की बात करेंगे यहाँ पर, तो हर परिवार की एक सीमित जो है आय होती है और उसकी आवश्यकताएं जो है, पारिवारिक आवश्यकताएं जो है वो असीमित होती हैं। ठीक है। हमने हमेशा ये पढ़ा है, तो इसको मैनेज करना, ठीक है, इस आय को, इस लिमिटेड आय को जो है इस तरीके से व्यवस्थित करना, उसका एक लेखा जोखा तैयार करना फ्यूचर एक्सपेंडिचर के लिए, किसको ध्यान में रखते हुए, जो आपने पास्ट में जो एक्सपेंडिचर किया है उसको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के एक्सपेंडिचर के लिए आप एक लेखा जोखा तैयार कर लेते हैं, एक ब्यौरा तैयार कर लेते हैं कि कितना पैसा किस चीज़ में, किस मद में खर्च होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, बजट बोलते हैं। ठीक है। और बजट बनाने का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम अपने परिवार की सबसे ज़्यादा जो है, हम चाहते हैं कि सभी परिवार के सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो, जिससे कि परिवार में सब सदस्यों के अंदर जो है संतुष्टि बनी रहे और जो है हम परिवार को सुचारू रूप से चला सकें। देखिए, यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि बजट जो है वो बेसिकली क्या है, कि एक होता है घाटे का बजट, हम देखेंगे। तो घाटे का बजट इज़ बेसिकली कि आपकी आय कम है और आपने व्यय अधिक कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, आपके पास में कोई बचत नहीं हुई, उसे हम क्या कहते हैं, घाटे का बजट। जबकि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपकी इनकम से ज़्यादा है। और फ़ायदे का बजट कौन सा हुआ, जिसके अंदर आपकी आय अधिक है और आपका एक्सपेंडिचर कम है। तो आइडियल तरीके से हम अगर देखें तो हमारा जो बजट है वो कैसा होना चाहिए, लाभ का बजट या फ़ायदे का बजट होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी आय अधिक हो और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो। ठीक है। अब एक जो है एक संतुलित बजट हम कहेंगे, जिसको कि आय और व्यय जो है दोनों ही बराबर हो, है ना, जितनी आय हुई उतना एक्सपेंडिचर भी हो गया, खर्च भी हो गया। तो ये एक आइडियल बजट नहीं कहलाएगा, बिकॉज हमें हमेशा जो है अपने बजट के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो है आपकी सेविंग्स। ठीक है। कि आप अपने बजट बनाने में आप कितना जो है अपना पैसा जो है अपनी इनकम का हर मंथ जो है रेगुलरली सेव कर लेते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे पारिवारिक बजट का विवरण। ठीक है। बेसिकली कि क्या क्या पॉइंट्स जो हैं आपको पारिवारिक बजट के अंदर जो है वो ध्यान में रखने चाहिए या होते हैं। ठीक है। सबसे पहला है परिवार की कुल आय। ठीक है। जब भी आप बजट बना रहे हैं या बजट की हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि हम जो बजट बना रहे हैं वो हमारे पास में आय, कुल आय कितनी है। लास्ट क्लास में हमने फैमिली इनकम को पढ़ा था, है ना, अलग अलग सोर्सेज से आपकी इनकम क्या है, आपकी जो है रियल इनकम क्या है, आपकी मौद्रिक आय क्या है या मनी इनकम क्या है। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए जब हम बजट बना रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पर आप अपने बजट को बनाएंगे या आप जो वो आपकी जो आय है, आपका जो पैसा है, आपकी जो मुद्रा है, आप उसको अलग अलग मदों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। फिर है परिवार के सदस्यों की संख्या, लिंग, आयु। देखिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है जब आप बजट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार में कितने सदस्य हैं। ठीक है। हो सकता है कि आय बहुत अधिक है, ठीक है, आय अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ में परिवार के सदस्य भी ज़्यादा हैं, या जॉइंट फैमिली है या बड़ी फैमिली है, अर्निंग मेंबर एक ही है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि परिवार के कितने सदस्य हैं, क्योंकि उन सभी सदस्यों की आवश्यकताएं होंगी और उनकी पूर्ति करना आवश्यक होगा। ठीक है। फिर लिंग कि कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, क्योंकि मेल्स और फीमेल्स का भी हम देखें तो कई ज़रूरतें बहुत अलग अलग होती हैं।
है ना, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, इसलिए हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल्स हैं। फिर है आयु, है ना, किस एज ग्रुप को जो है बिलोंग करते हैं जो परिवार के सदस्य हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है या ग्रोइंग फेज़ में है तो उसकी अलग आवश्यकताएं होंगी, उसकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए अलग उनकी आवश्यकता होती है, उनके कपड़ों की है या उनके जो हम कहेंगे कि एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि ये एक्सपेंडिंग फेज़ जो है फैमिली की आ जाती है जिसके अंदर आवश्यकताएं सबसे अधिक होती हैं। ठीक है, फिर है आयु, संख्या, लिंग और आयु। आयु जो है, मान लीजिए कोई ओल्ड एज पर्सन्स जो है उनकी हो सकता है कि मेडिकल जो है उससे रिलेटेड जो है उनकी आवश्यकताएं हो सकती हैं, या कोई और आवश्यकताएं जो है उनसे रिलेटेड हो सकती हैं। तो अलग अलग एज ग्रुप में आवश्यकताएं भी अलग होती हैं, अलग लिंग के हिसाब से भी आवश्यकताएं अलग होती हैं, और संख्या तो डिपेंड करती है कि अगर परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य हैं तो हम देखेंगे कि पर हेड जो इनकम का डिवीज़न हुआ वो उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। फिर है व्यय के विभिन्न मद की डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ये क्या बताते हैं कि हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि हमें पैसा या पारिवारिक आय कहाँ कहाँ पर खर्च करनी है, कौन कौन से मद हैं जिसमें कि हमें पैसे का खर्चा करना पड़ेगा, या बजट बनाते समय उन मदों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर है बजट की अवधि। देखिए, डिपेंड करता है कि हम जो है बजट कितने समय अवधि के लिए बना रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक हफ्ते के लिए बजट बना रहे हैं, है ना, या हम 15 दिन का बजट बनाते हैं, या हम महीने भर का बजट बनाते हैं। कई लॉन्ग टर्म बजट्स भी होते हैं, जैसे कि साल भर का बजट जो है आप बना लेते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस पीरियड के लिए बजट बना रहे हैं। ठीक है, फिर है प्रति इकाई मूल्य और कुल मूल्य। देखिए, हमने देखा कि परिवार की आवश्यकताएं कितनी हैं, आवश्यकताएं किसके अकॉर्डिंग, उसमें फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उनका लिंग क्या है ना, उनकी एज ग्रुप क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि कितना सामान क्या चीज़ चाहिएगा। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस वस्तु की प्रति इकाई मूल्य क्या है, कि एक चीज़ का मूल्य कितना है और कितनी चीज़ें लगेंगी, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको जो है इतनी रिक्वायरमेंट इस वस्तु की रहेगी। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जबकि हमें ये पता हो कि प्रति इकाई मूल्य किसी भी वस्तु का क्या है। ठीक है, बचत या घाटा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप जो भी बजट बनाते हैं उसमें आप ये ज़रूर देखिए, या सबसे इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि हमारा जो बजट है उसमें बचत हो रही है या घाटा हो रहा है। ठीक है, घाटा कैसे होगा, जबकि आपकी आय कम है और व्यय अधिक है तो हमें बजट में क्या होगा, घाटा होगा। जब आपकी आय अधिक है और व्यय कम है तो हमें उसमें बचत होगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं बजट को बनाते समय। फिर है बजट के सिद्धांत क्या है। ठीक है, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको कि हम ध्यान में रखें जब हम बजट बना रहे होते हैं। सबसे पहला है सर्वाधिक ज़रूरी वस्तुओं पर खर्च सबसे पहले किया जाए। देखिए, जब भी आप बजट बनाते हैं तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने ये एक लिस्ट बना ली कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है, या हमने वो मद डिसाइड कर लिए कि किस किस मद में हमें जो है आवश्यकता है, या हमें कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च करना है। ठीक है, तो हम उसमें ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उसमें से ज़रूरी वस्तु क्या है। तो जो भी ज़रूरी वस्तु है उस पर हमें सबसे पहले खर्चा करना चाहिए और पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो फूड और इससे रिलेटेड जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप डिले नहीं कर सकते हैं ना। कुछ चीज़ें आपको ख़रीदनी है मान लीजिए, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि आप बाद में कर सकते हैं या थोड़े टाइम बाद कर सकते हैं, तो वो आपको सेकंड ऑप्शन में रखना पड़ेगा। आपके पास में आय लिमिटेड है तो उस आय में से सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी वस्तुएं हैं उनके ऊपर एक्सपेंडिचर हमारा सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, फिर है आय से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए।
कि हमने पढ़ा। तो अच्छा बजट क्या है, जिसके अंदर की, और हमें हमेशा बजट बनाते समय, बजट हम बना ही इसीलिए रहे हैं कि हम अपनी आय को एक व्यवस्थित तरीके से खर्च कर सकें, है ना, जिसमें कि हम बचत भी कर सकें। तो हमें कभी भी इस तरीके का बजट नहीं बनाना चाहिए कि जो कि हमारी आय को एक्सीड कर रहा हो, कि हमारी आय तो है, मान लीजिए कि थोड़ी इतनी आय है, एक लिमिटेड आय है, और हम अपनी आय से ज़्यादा जो है पैसा जो है अपने खर्चे में दिखा रहे हैं या बजट बना रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमेशा अपनी आय से कम ही खर्चे में अपना बजट बनाना चाहिए। ठीक है, फिर है नियमित रूप से निश्चित मात्रा में धन बचाना चाहिए। जब भी हम बजट बनाएं तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आपको हमेशा ही कुछ अमाउंट, कुछ पैसा, है ना, कुछ आपकी आय का हिस्सा जो है आपको रेगुलर बेसिस पे आपको सेव करना चाहिए, आपको बचाना चाहिए। ठीक है, फिर है कम खर्च हो, इस बात पर सावधानी पूर्वक नज़र रखी जानी चाहिए। देखिए, आपने बजट बना दिया, लेकिन फिर भी आप जब एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तब भी आप अपना ध्यान रखिए उसके ऊपर कि आप आवश्यकता से अधिक कहीं पर खर्च ना करें। हो सकता है बजट बनाने में आपने किसी वस्तु की 5 यूनिट लिख दी है, मगर किसी कारण से आपका जो है काम 4 यूनिट या 3 यूनिट में भी चल सकता है। तो हमें हमेशा इस तरीके का प्रयास करना चाहिए कि हम बजट को एक्सीड कभी भी ना करें। उसके बाद है अपने धन को उपयोगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम धन को उपयोगी कैसे बना सकते हैं? धन को उपयोगी बनाने का तरीका है कि आप अपने पैसे को सबसे पहले तो उसमें खर्च करें, उन मदों पर खर्च करें जो आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक है, उन मदों में से आपका एक मद जो है बचत का भी होना चाहिए, एक रेगुलर बेसिस पे। अगर आप 15 दिन का बना रहे हैं तो 15 दिन में कितनी बचत की, या महीने का है तो महीने की आपकी बचत क्या है। ठीक है, इसको, और दूसरा जो भी आपकी बचत होती है उसको आपको जो है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या किसी अन्य स्कीम के अंदर आप उसको इन्वेस्ट जरूर करिए अपनी बचत को, जिससे कि आप उस पर भी मुनाफा कमा सकें। आप जैसे बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक में कुछ समय अवधि के लिए जो है आपको इंटरेस्ट उस अमाउंट पे मिलता है, तो आपका पैसा जो है वो बढ़ रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है, या उसको हमने उपयोगी बना दिया, ना कि हमने उसको एकत्रित करके और अपनी अलमारी में रख दिया या आपने कहीं पर ऐसी जगह पर रख दिया। उससे बेटर है कि हम अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, जिससे कि उस पैसे में बढ़ोतरी हो सके। ठीक है, अब हम देखेंगे पारिवारिक बजट का महत्व और उसके लाभ। ठीक है, महत्व क्या है कि परिवार की, जैसे हमने बोला कि आय सीमित है और आवश्यकताएं असीमित हैं, तो इन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम बजट बनाते हैं, जिससे कि हम एक लिमिटेड आय के अंदर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करके उनको संतुष्टि प्रदान कर सकें। देखिए, परिवार की संतुष्टि, परिवार के प्रत्येक सदस्य की संतुष्टि होना आवश्यक है एक अच्छे परिवार के लिए। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है 2 बच्चे हैं, उनमें से एक की आवश्यकता पूरी कर दी और दूसरे की नहीं की, तो क्या होगा? फैमिली के अंदर एक अनरेस्ट होगा। जिसकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी उसको लगेगा, है ना, तो वो एक उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो परिवार में अशांति का माहौल हो सकता है या परिवार में एक अनरेस्ट आ सकता है। इसलिए जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनको ध्यानपूर्वक जो है सीमित आय के अंदर पूरा करने के लिए हमें बजट बनाना चाहिए। फिर है बजट से परिवार अपनी आय का वर्तमान और भविष्य आवश्यकताओं के बीच सुचारू रूप से विवरण करना सीख जाता है। कि जब हम बजट बनाने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छी प्रकार से आ जाता है, क्योंकि बजट जब आप बनाते हैं तो आप अपना जो है पूरा आय का ब्यौरा लिख रहे हैं, आप व्यय का ब्यौरा लिख रहे हैं, पर यूनिट उसकी कॉस्ट लिख रहे हैं। अब आपको कहाँ पर कैसे आप इसमें बचत कर सकते हो, या आप जब उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ को कट किया जा सकता है ना, इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप एक अच्छी तरीके से अपना बजट बनाकर और उसमें से सेविंग भी कर सकते हैं।
ठीक है। फिर है पारिवारिक बजट से ये पता चल जाता है कि परिवार अपनी आय का कितना हिस्सा हानिकारक विलासितापूर्ण वस्तुओं पर खर्च करता है। देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि हानिकारक विलासितापूर्ण आवश्यकताएं क्या होती हैं। आवश्यकताएं क्या हैं? बेसिकली है ना, हम सबकी अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं। कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि जो विलासितापूर्ण होती हैं। अब विलासितापूर्ण में भी कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो कि हानिकारक विलासितापूर्ण आवश्यकताएं होती हैं। जब हमारे पास में रिसोर्सेस बहुत भरपूर मात्रा में है, या तो इस तरीके से कई लोग जो है हानिकारक विलासितापूर्ण आवश्यकताएं, जैसे कि सिगरेट हो गया, है ना, जो है शराब हो गया, या कोई ऐसी चीज़ ड्रग्स हो गए, है ना, जिसके अंदर की जिसको लेने से पैसा तो खर्च हो ही रहा है, साथ में वो सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। तो ऐसे बजट जब हम बनाते हैं तो हम इन मदों के ऊपर भी हमारी नज़र रहती है कि हमने कितना पैसा इसके अंदर खर्च कर दिया, और ये इसको बहुत अच्छे से अवॉइड किया जा सकता है। साथ में ही जो है आपके स्वास्थ्य के लिए भी पॉजिटिव है, और आपकी आय के लिए भी या आपकी बचत के लिए भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर है आवश्यकताओं की तीव्रता को ध्यान में रखकर उसकी पूर्ति पहले की जानी चाहिए। जैसे मैंने अभी लास्ट पॉइंट में उसमें डिस्कस किया कि जिस आवश्यकता की तीव्रता अधिक है, कि कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि आपको देन एंड देयर उसको पूरा करना होता है, अभी की अभी उसको पूरा करना होता है। तो ऐसी आवश्यकताओं को हमें पहले पूरा करना चाहिए। जिन आवश्यकताओं को आप डिले कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, उनको उस हिसाब से पूरा करना चाहिए, ठीक है। बजट बना लेने से आय की वृद्धि में सहायता मिलती है। जब आप बजट बनाते हो तो आय में कैसे वृद्धि हो जाती है? बिकॉज आप पैसे को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। आपने जितना पैसा सेव किया है वो आपकी एक तरह से एक एक्स्ट्रा अर्निंग की तरह से हो जाती है। जब आप बजट बनाते हैं तो आपके सामने सारे मद होते हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं अच्छे से, है ना, अननेसेसरी को कट ऑफ कर सकते हैं। तो उससे आप पैसे की बचत करते हैं, और ये पैसा जब आप बचत करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट करते हैं, और ये पैसा आपका ग्रो करता है, जिससे कि आपकी आय में वृद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद है बजट बनाते समय परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं, जिससे कि उनको आय और व्यय की पूरी जानकारी होती है। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब भी पारिवारिक बजट बनाया जाए, ऐसा नहीं हो कि एक या दो लोग या परिवार का मुखिया अकेले बैठ के जो है बजट बना दे। बहुत अच्छा रहता है कि जब हम परिवार के सभी सदस्यों को, है ना, जब पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन सबको साथ में लेकर बैठाकर जो है बजट बनाया जाए, जिससे कि बच्चों में भी हैबिट डेवलप होती है कि वो बजट बनाने की ओर जाते हैं। और दूसरा, बच्चों को या परिवार के सभी सदस्यों को ये अच्छे से पता चल जाता है कि हमारे परिवार की आय कितनी है और हमारे परिवार का व्यय कितना है ना, या कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा खर्च हो रहा है। कई बार जो है बच्चे जो है बहुत ही अनड्यू उनकी डिमांड्स होती है, अननेसेसरी के खर्चे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको आभास नहीं होता कि कितनी आय है और कहाँ कहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। तो इससे ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर बैठाकर जो है बजट बनाया जाए, सबकी राय में, जिससे कि सभी संतुष्ट भी होते हैं। उनको अपना एक कंट्रीब्यूशन भी दिखाई देता है कि हाँ, मैंने बजट बनाया है और मैं इसको फॉलो करूँगा, ठीक है। और उससे जो है कभी भी किसी में अनरेस्ट की भावना नहीं आती है, ठीक है। फिर है आपका पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में आवश्यकताएं जो है परिवर्तित हो जाती हैं, और उसके ऊपर जो है परिवार की आर्थिक स्थिति के ऊपर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र क्या है? जब मैरिज होती है तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों दो लोग हैं, ठीक है। उनकी आवश्यकताएं सीमित हैं। दो लोग कमा रहे हैं तो दो लोग ही कमा रहे हैं। अगर एक भी कमा रहा है दोनों में से, तो भी सिर्फ दो ही लोग जो हैं जहाँ पर कि एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं बिगनिंग स्टेज, फैमिली लाइफ साइकिल की बिगनिंग स्टेज।
उसके बाद जब बच्चे होते हैं तो बच्चों की आवश्यकताएं जो है बढ़ती हैं, उनकी एजुकेशन है, खाना पानी है और दूसरी जो है आवश्यकताएं, हो सकता है बड़े घर की आवश्यकता हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, फैमिली की एक्सपेंडिंग स्टेज। जो फैमिली की एक्सपेंडिंग स्टेज होती है इसमें जो आवश्यकताएं हैं वो सबसे अधिक होती हैं, एक्सपेंडिचर जो होता है वो भी सबसे अधिक होता है। इसके बाद जो थर्ड और लास्ट स्टेज होती है फैमिली की, वो है वापस से कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब इस्टेब्लिश हो जाते हैं, सब अपने अपने जो है सेटल हो जाते हैं या जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं, तो अगेन कौन दो लोग रह जाते हैं जिनकी आवश्यकताएं होती हैं, जो फैमिली के जिन्होंने जो बिगनिंग स्टेज में थे वही दो लोग वापस से रह जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अगेन अपनी फैमिली बनाने के लिए या अपना जॉब के लिए या बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके लिए अलग चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है वापस से कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। इसमें आवश्यकताएं वापस से जो है थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना। तो ये जो है इन सब फेजेस का जो है वो भी उनका भी बजट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बजट जब हम बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर कौन सी फेज़ में होता है, जबकि फैमिली एक्सपेंडिंग फेज़ में होती है। ठीक है, ये हैं आपके कुछ महत्व। इसके अलावा है अनावश्यक खर्चों पर जो है रोक लग जाती है ना। जब हम बजट बनाते हैं तो हम अननेसेसरी के जो खर्चे होते हैं उनको जो है पॉइंट आउट करके जो है उनको रिड्यूस कर सकते हैं, उनमें कमी ला सकते हैं। फिर है आय की सीमा में रहने में सहायक। जब हम बजट बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं, हमने अभी सिद्धांत पढ़े थे कि हम जो है अपनी आय कि हमारी आय, कुल आय परिवार की कितनी है उसका ध्यान रखते हैं। तो हमेशा हम जो है उस आय को ध्यान में रखते हुए बजट बनाते हैं, तो हम आय के अंदर ही अपना काम करना सीख जाते हैं। फिर है परिवार के सदस्यों में मितव्ययता, संयम और दूरदर्शिता के गुण का विकास करने में सहायक। जब हम बजट बनाते हैं, पूरे परिवार को लेकर बजट बनाते हैं, है ना, साथ में लेकर बजट बनाते हैं, तो जो परिवार के सदस्य हैं उनमें मितव्ययता का गुण आ जाता है, एक सेल्फ कंट्रोल आ जाता है कि हाँ हमारे पास में इतना ही पैसा है और उसे हम इन मदों में हमें खर्च करना है, तो हम ये अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर ना करें। और दूरदर्शिता का गुण भी आ जाता है, क्योंकि दूरदर्शिता का गुण कैसे, कि हमारी फ्यूचर की ये आवश्यकताएं रहेंगी और हमें इसके लिए पैसा अपना बचा कर रखना है। फिर है बचत की आदत, है ना, एक रेगुलर बचत की आदत हो जाती है, क्योंकि बजट बनाते समय हम अपनी इनकम का कुछ भाग जो है सेविंग वाले मद के अंदर भी डालते हैं, तो हमें एक हैबिट डेवलप हो जाती है पैसे को बचाकर चलने की। फिर है ऋण के भार से मुक्त रहना। जब आप बचत करेंगे, आपके पास में पैसा होगा जो है इमरजेंसीज के लिए, फ्यूचर आवश्यकताओं के लिए, तो आप ऋण भार से भी मुक्त रहेंगे। आप अननेसेसरी का आपको ऋण लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करने में मदद करना। जब हम बजट बनाते हैं तो हम अपने पैसे को, अपनी आय को सेंसिबली या विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करना सीख जाते हैं। ठीक है, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। कैसे होता है कि हम बजट में से बचत करते हैं, सेविंग करते हैं। सेविंग क्यों करते हैं हम, जो हमारे दीर्घकालीन आवश्यकताएं हैं, जैसे कि बच्चों की शादी करना, घर बनाना, है ना, जो बड़े बड़े काम होते हैं, तो उनके लिए हम जो है पैसा सेव आसानी से कर पाते हैं। फिर है धन व्यवस्थापन की शिक्षा प्रदान करना। जब हम बजट बनाते हैं, बच्चों को साथ में लेके बजट बनाते हैं, तो हम जो है बच्चों के अंदर भी एक अच्छी हैबिट बजट बनाने की, सेविंग की बच्चों के अंदर भी इनकलकेट करना सीख जाते हैं। बच्चों को भी ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि आपको बजट बनाना चाहिए, आपको सेविंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बजट बनाने के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं।